गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है और जैसा कि में क्या पढ़ा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जिस्ट किया काल के बात कर रहे हैं, जो पीरियड है लगभग 1500 बीसी से लेके इस पीरियड के बारे में जो ज्यादातर हमें जानकारी मिली है वो हमें वेदों से मिली है। अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पीरियड को हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, सर मैंने जीएस स्पेशल 17 बैच लिया है तो क्या मुझे हिस्ट्री स्पेशल लेना चाहिए? भाई साहब, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? अगर आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं तो हाँ ही बोलूंगा, है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 3 तारीख से हिस्ट्री स्पेशल का बैच मेरा शुरू होने वाला है, ठीक है, जिसके रजिस्ट्रेशन आज शाम 7 बजे से ही शुरू हो जाएंगे। आप लोग अगर ऑलरेडी जीएस स्पेशल बैच में या केवीएस स्पेशल बैच में या जिस भी बैच में, सीटेट बैच में, हेड कांस्टेबल बैच में, यूपीएसआई बैच में, आप जिस भी बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस बैच में पढ़ते रहें। लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा, सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम का मतलब है अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट पुलिस लेवल की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट केवीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाकर हिस्ट्री स्पेशल बैच लीजिए। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि पहले जीएस स्पेशल में हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ लीजिए, और जब जीएस स्पेशल में हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ लें, खत्म कर लें, तो फिर ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए आप क्या पढ़ें? हिस्ट्री स्पेशल पढ़ें, पॉलिटी स्पेशल पढ़ें। आपने बोला कि दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, वो भारत की अगर किसी भी एग्जाम में पूछी जा रही है जीएस के रूप में, तो सिंपल सी बात है, ना तो एग्जाम बदलने से इतिहास बदल सकता है और ना ही एग्जाम बदलने से पॉलिटी बदल सकती है। भाई हिस्ट्री और पॉलिटी तो वही रहेगी जो है, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हिस्ट्री स्पेशल बैच में एड ऑन क्या हो जाता है। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीडीएस सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको और ज्यादा कंटेंट चाहिए और ज्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो आपको जाने की जरूरत है हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल बैच में। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जीएस स्पेशल बैच में या अन्य किसी भी बैच में सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स में केवल और केवल इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी रोल होता है। डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली बिल्कुल नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो इसी वजह से जो हिस्ट्री स्पेशल बैच है उसमें इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाई जाती है। और रही बात कंटेंट की, तो जो कंटेंट है या जो डेप्थ ऑफ कंटेंट है या जिस डेप्थ तक हमें चीजों को पढ़ना है, वो जो डेप्थ होती है वो दुगनी तिगुनी हो जाती है उसमें। सिंपल सा फंडा है भाई। हमारा उद्देश्य आपको ज्यादा पढ़ाने का बिल्कुल नहीं है। ज्यादा पढ़ना होगा तो आप किताबें रटेंगे ना, किताबें लेंगे मार्केट से और किताबों को रटेंगे पकड़ के। हमारा उद्देश्य आपको आपके एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाना है। यहाँ पर जो भी चीज पढ़ाई जाएगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जाएगी। आलतू फालतू चीजें क्यों पढ़ाई आपको? हाँ, लेकिन जिन एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, वो सब चीजें हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल बैच या ज्योग्राफी स्पेशल बैच उन सब में होंगे। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले बैच लेने से पहले ये देखें कि आपको कितना आता है, आपका क्या लेवल है और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कभी भी ट्रेंड चलते हुए कभी भी भीड़ के साथ भागने की जरूरत नहीं है। आपको भीड़ के साथ नहीं चलना, आपको भीड़ से अलग होना है और अपने आप को भीड़ से अलग साबित करना है। इसके लिए आपको ये जानकारी होना अति आवश्यक है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें किस लेवल तक चीजें पूछी जाती हैं। और रही बात हिस्ट्री स्पेशल बैच लेने की, अगर आप ऑलरेडी जीएस 17 में पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि फालतू में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, फालतू में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पहले जिस बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच को कंप्लीट कर लीजिए, उस बैच को पढ़ लीजिए पूरा का पूरा अच्छे से, और जब वो अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद आप आइए हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल बैच में। आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आप साथ के साथ दोनों बैचेस ले लेंगे तो ना तो यही ढंग से हो पाएगा, ना वही ढंग से हो पाएगा। इस वजह से मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप जबरदस्ती आए मेरे हिस्ट्री स्पेशल बैच में और ज्यादा से ज्यादा मुझे एडमिशन दें। नहीं, ऐसा मेरा कोई रोल नहीं है, ऐसा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं आपके बिल्कुल भी पैसे बर्बाद हों। और हम लोगों का उद्देश्य केवल और केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है। आलतू फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ाएंगे और ना ही उसकी जरूरत है एग्जाम के लिए, इस वजह से। हाँ, अगर कोई आपने पूछा कि आईएएस के लिए, एक फ्रेंड पूछ रहा था, भाई साहब अगर आईएएस के लिए पूछ रहा था तो सबसे पहले तो उस दोस्त से ये पूछ लो कि क्या तू वाकई में आईएएस की तैयारी करना चाहता है। और अगर वो बोले कि हाँ करना चाहता हूं तो उसको मेरे हिस्ट्री स्पेशल बैच में भेज दीजिएगा, मैं उसे अपने आप देख लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें कि हर चीज का एक लेवल है, हर चीज का एक समय है। उस स्टेप वाइज स्टेप ही अगर आप चीजों को बढ़िया करेंगे तो मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि भीड़ चल रही है, ये बैच भी ले लो, वो बैच भी ले लो, फलाना बैच भी ले लो, ठिकाना बैच भी ले लो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिसको अपने आप को बढ़िया अधिकारी बनने के लिए तैयार करना है, आईएएस पीसीएस बनने के लिए तैयार करना है, वो आए उस बैच में, कोई दिक्कत ही नहीं है, जब मर्जी आए। अब यहाँ पर पूछ रहा है एक आदमी की एनटीपीसी कवर हो जाएगा। अरे भाई साहब, एनटीपीसी के तो केवल फॉर्म ही निकले हैं, एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा ये तो भगवान भी नहीं जानता। एनटीपीसी हो गया, आरआरबी, ये जो एग्जाम है नहीं तो पता नहीं कब होने वाले हैं, कुछ नहीं पता। और जो आप जीएस स्पेशल में पढ़ रहे हैं या आप जो भी बैच में आप पढ़ रहे हैं, उसमें एनटीपीसी के एग्जाम के लिए ये कंटेंट मोर देन इनफ है। आप लोग सिर्फ मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए इनफ है। भैया आप ये भी तो बताइए, क्या आप इस कंटेंट को पढ़ने के लिए इनफ है, एलिजिबल है, ये भी तो देखिए पहले, क्योंकि हमें तो सबसे पहले अपना लेवल देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर जब चीजें कंप्लीट हो जाए फिर हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल पढ़िए, जरूर पढ़िए, आपको जरूर वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और लाइफ में काम आएगा लंबे समय तक। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारे कमेंट का रिप्लाई कीजिए या हमारा नाम लीजिए। भाई साहब ये कमेंट करने बंद कर दीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ से ब्लॉक करवा दिया जाएगा। मैंने किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर यहाँ पर कोई बात नहीं की है और ना ही मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर यहाँ पर बात करता हूँ। आप केवल और केवल टॉपिक से संबंधित डाउट यहाँ पर लिखकर भेजें, और जब आप डाउट लिखकर भेजेंगे तो मुझे जो लगेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए रेलेवेंट है तो डेफिनेटली मैं उसको क्या करूंगा, क्लास में डिस्कस कर लूंगा। लेकिन मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकना हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, आप महान हैं, आप भगवान हैं, आप महापुरुष हैं, इन सब कमेंट्स को एंटरटेन थोड़ी किया जा सकता है। तो 3 तारीख से हिस्ट्री स्पेशल आ रहा है जिसके रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो जाएंगे, और उसके नेक्स्ट वीक में 10 तारीख के आसपास पॉलिटी स्पेशल बैच आएगा मेरा। तो जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए एनीवेज बहुत हुई बातें, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक वैदिक पीरियड या वैदिक काल। ज्यादातर जो चीजें हैं इसके बारे में हमने बात कर ली थी और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैदिक काल के बारे में जो ज्यादातर हमें जानकारियां हैं वो ऋग्वेद से मिली हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रेच या भूगोलिक विस्तार के बारे में।
अगर हम बात करें वैदिक पीरियड या वैदिक काल के बारे में तो हम सब जानते हैं जब आर्यंस भारत में आए तो उन्होंने उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेके पूर्व में पश्चिमी गंगा तट तक पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर क्या किया, अधिकार किया। और हम सब जानते हैं इस सभ्यता की या इस काल की जो सबसे पवित्र नदी मानी गई वो सरस्वती मानी गई। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करें, सबसे प्रमुख रिवर के बारे में बात करें तो वो इंपॉर्टेंस किसको दी गई, इंडस या सिंधु नदी को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे हमें वेदों के या ऋग्वेद के अध्ययन से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि जो वैदिक पीरियड था या जो वैदिक काल था उसमें कुल नदियों की संख्या या उसमें जो टोटल रिवर्स थी उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 25। लिख लीजिएगा, वैदिक काल में नदियों की जो कुल संख्या है वो 25 बताई गई है। और ध्यान रखेंगे आर्यंस का जो रेजिडेंस था या जब भारत में आर्य आए तो उनका जो निवास स्थान था उनके निवास स्थान को ही ऋग्वेद में सप्त सैंधव कहा गया है। उनके निवास स्थान को, उनके रेजिडेंसेस को क्या कहा गया है, सप्त सैंधव कहा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियां जिनका उल्लेख हमें कहां से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। भाई हमने वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक वैदिक या ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो आप कह सकते हैं कि अभी हम केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक पीरियड। अभी हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं और इस काल की प्रमुख विशेषताएं लिख रहे हैं। हम बात करेंगे ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक काल में एग्जिस्ट करने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। एक टेबल बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे रिवर का नाम या नदी का नाम और इधर इनका लिखेंगे एंशिएंट नेम या प्राचीन नाम। और ये जो प्राचीन नाम है ये वो नाम है जिनका उल्लेख हमें कहां से मिला है, ऋग्वेद से मिला है। ओके, डीएसएसबी पीजीटी एंड केवीएस टीजीटी पीजीटी में जो जनरल अवेयरनेस आता है वो अटेम्प्ट हो जाएगा इससे, या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, मेरी तरफ से डेफिनेटली अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी रही बात खुद से कुछ भी पढ़ने की तो आप सब जानते हैं सेल्फ स्टडी और खुद से कुछ भी पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है जी। अब हम बात करेंगे कुछ नदियों के बारे में और उनके पुराने नामों के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए सतलज, जिसे क्या कहा जाता था, शतुद्री कहा जाता था। सबसे पहले लिखेंगे सतलज नदी। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, नाम सेम रहेगा। और किसी को अगर हिंदी ही पढ़नी नहीं आती है तो वो सुनकर लिखें। सबसे पहली नदी है सतलज और सतलज का एंशिएंट नेम शतुद्री हुआ करता था। इसके बाद लिखेंगे अगली नदी रावी। रावी का प्राचीन नाम पुरुषणी हुआ करता था, रावी को कहा जाता था पुरुषणी। अगली नदी लिखिए चिनाब। चिनाब को कहा जाता था अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम हुआ करता था अस्कनी। अगली लिखिए व्यास नदी, जिसे विपाशा कहा जाता था। व्यास नदी का पुराना नाम था, एंशिएंट नेम था विपाशा। इसके बाद अगली नदी लिखिए झेलम। झेलम का प्राचीन नाम हम सब जानते हैं, इसे कहा जाता था वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम या एंशिएंट नेम हुआ करता था वितस्ता। नेक्स्ट गोमल नदी, जिसका नाम हुआ करता था गोमती। आज भी गोमती नदी है, ये आप सब जानते हैं। गोमल को कहा जाता था गोमती। इसके बाद काबुल। काबुल नदी को कहा जाता था कुभा। काबुल का प्राचीन नाम हुआ करता था कुभा। नेक्स्ट लिखिए गंडक। गंडक नदी को कहा जाता था सदानीरा। गंडक नदी का ही पुराना नाम था सदानीरा। अरे भाई चंदन को ब्लॉक कीजिए फटाफट। चंदन आपको ब्लॉक किया जाता है क्योंकि आप एक ही कमेंट को यहाँ पर 50 बार कर चुके हैं भाई, तो माफ कीजिएगा, आपको यहाँ से मैं ब्लॉक करवा रहा हूँ। चंदन को ब्लॉक कर दो फटाफट। ये लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक ब्लॉक नहीं किए जाएंगे, क्योंकि प्यार की भाषा इन्हें समझ में नहीं आती है जी। गंडक को कहा जाता था सदानीरा। और एक लिख लीजिए सिंध, जिसका प्राचीन नाम था सिंधु। ये वो कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके नाम का उल्लेख वैदिक काल में हुआ है या ऋग्वेद में हुआ है, और इनके जो पुराने नाम हैं वो ये हमें लिखे हुए मिले हैं। चलिए आई होप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये चंदन नाम का लड़का है ना, इसको ब्लॉक करा दीजिए फटाफट अभी। नेक्स्ट अगला लिखिए पॉलिटिकल सिस्टम या ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था। पॉलिटिकल सिस्टम या ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था। गंगा और यमुना, मेरे भाई मैंने कल भी बताया था कल की क्लास में कि जो गंगा और यमुना रिवर्स थी उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में। उनकी इंपॉर्टेंस तब शुरू होगी जब हम 6th सेंचुरी बीसी में पहुंचेंगे या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पहुंचेंगे।
बाकी उनका इस्तेमाल कितनी बार हुआ है वो हम ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल के पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस काल में या इस सभ्यता में जितने भी परिवार हुआ करते थे या जितनी भी फैमिलीज हुआ करती थी वो सभी पितृसत्तात्मक हुआ करती थी या फादर्स डोमिनेटिंग हुआ करती थी। कहने का मतलब एक परिवार में एक फैमिली में जो सारी की सारी सत्ता थी, जो सारा का सारा डोमिनेंस था, वो पिताओं का ही चला करता था। और अगर लोगों के रेजिडेंस या निवास के बारे में बात करें तो ये 3 यूनिट्स या 3 इकाइयों में क्या था, विभाजित था, जिसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। इसके बाद विश हुआ करते थे और फिर विश के बाद जन हुआ करते थे। कल भी मैंने आपको ग्राम, विश और जन के बारे में जानकारी दी थी। और ध्यान रखेंगे, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज या जो परिवार का समूह हुआ करता था या ग्रुप हुआ करता था उसी को क्या कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था। अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल में जो परिवार का समूह हुआ करता था उसे ग्राम कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, एक ग्राम का जो प्रधान हुआ करता था, हेड हुआ करता था, उसे ग्रामीणी कहा जाता था। ये मैंने कल भी आपको बताया था। लेकिन इसके ऊपर जो अगली इकाई थी तो वो थी ग्रुप ऑफ ग्राम्स या जो ग्रामों का समूह हुआ करता था उसे विश कहा जाता था। और जो विश का हेड या प्रधान हुआ करता था वह कहलाता था विशपति, उसे विशपति कहा जाता था। और कई विशों का ही समूह या ग्रुप ऑफ विश या विश का जो समूह हुआ करता था उसी को जन कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, जन का ही प्रधान जनपति या राजा कहलाता था। इसी को जनपति या राजा कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, एक राज्य या देश के लिए राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस तरीके से आज हम राज्य या देश शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वैदिक काल में उसके लिए राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में ही वैदिक काल के पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था में 2 काउंसिल्स की भी बात की गई है या 2 परिषदों का भी जिक्र किया गया है। और ये जो 2 परिषद हुआ करती थी इनके नाम हुआ करते थे, एक कहलाया करती थी सभा और दूसरी कहलाया करती थी समिति। ऋग्वेद के ही राजनीतिक व्यवस्था में हमें 2 परिषदों के बारे में भी जानकारी मिली है, 2 काउंसिल्स के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसमें से एक को सभा कहा जाता था और एक को समिति कहा जाता था। अगर हम बात करें सभा की तो ध्यान रखेंगे, यह एक वृद्ध या श्रेष्ठ लोगों का समूह था। जितने भी एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोग थे, जितने भी वृद्ध और सुपीरियर लोग थे, उन्हीं सब लोगों की एक परिषद, एक काउंसिल सभा कहलाती थी। और अगर हम बात करें समिति की, और अगर हम बात करें समिति के बारे में तो ध्यान रखेंगे, ये एक केंद्रीय संस्था थी या दैट वाज अ सेंट्रल सोसाइटी। यह एक केंद्रीय संस्था थी, ये एक सेंट्रल सोसाइटी थी जिसका प्रतिनिधित्व जनता द्वारा किया जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमारे पास क्या होती है, राज्यसभा और लोकसभा। सिंपल सी भाषा में यही समझेंगे, जिस तरीके से हमारी आज की राज्य व्यवस्था में, आज के पॉलिटिकल सिस्टम में केंद्र का जो प्रशासन चलता है हम सब जानते हैं वो संसद से चलता है। और संसद में ही हमारे पास 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है, क्योंकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी तरीके से जो उच्च सदन हुआ करता था वो सभा हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से आज हमारे पास लोकसभा होती है जो डायरेक्टली जनता का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल वैसे ही प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमारी लोकसभा हम ही लोगों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं दीज ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसी तरीके से लोगों के द्वारा ही चुनकर एक समिति का भी गठन किया जाता था। और ध्यान रखेंगे, इसका जो चेयरमैन या इसकी जो अध्यक्षता हुआ करती थी वो राजा के द्वारा की जाती थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में ही हमें यह उल्लेख मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में 2 राजवंश या 2 डायनेस्टीज रूल किया करती थी, जिन्हें भरत और पृथ्सु कहा जाता था।
आर्यों की जो सोसाइटी, आर्यों का जो समाज हुआ करता था, उसमें दो आर्यों के वंश हुआ करते थे। एक भरत वंश कहलाता था और एक त्रितसु वंश कहलाता था। इन दोनों वंशों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिला है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, भरत राजवंश का ही एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुदास। भरत राजवंश का ही एक राजा हुआ करता था जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिला है, जिसका नाम था सुदास। और ध्यान रखेंगे, इसी सुदास ने एक बैटल लड़ा था, एक युद्ध लड़ा था 10 राजाओं से या 10 रूलर्स से, जिसमें से 5 आर्य वंश के थे और 5 अनार्य वंश के थे। 5 रूलर आर्य वंश से ही संबंधित रखा करते थे और 5 जो रूलर्स थे वो अनार्य वंश से या आर्य वंश से संबंधित नहीं रखा करते थे। और ध्यान रखेंगे, इसी युद्ध को दाशराग्य बैटल या दाशराग्य युद्ध कहा गया है। किसी ने कल मेरे से ये सवाल पूछा था क्लास में, इसी को ऋग्वेद में दाशराग्य बैटल या दाशराग्य युद्ध कहा गया है। और दाशराग्य युद्ध का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध। इसका मतलब होता है अ बैटल ऑफ 10 रूलर्स या 10 राजाओं का युद्ध। और आपसे पूछेंगे कि ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ध्यान रखेंगे एट द बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर। ये पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। और ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि जब भरत वंश के राजा सुदास की 10 राजाओं के साथ लड़ाई हुई और 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में जो विजयी हुआ या जो विनर हुआ वो सुदास हुआ। और लूजर्स में या पराजित राजाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे प्रमुख राजा था उसका नाम था पुरु। उसका नाम पुरु था। मैंने यहां पर लिखवाया है पुरुषनी नदी, तो हम सब जानते हैं पुरुषनी नदी किस नदी का पुराना नाम था? रावी का। अभी अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले ही। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब दशराग्य युद्ध लड़ा गया तो इसी युद्ध में सुदास की विजयी हुई और हारे हुए राजाओं में सबसे प्रमुख राजा पुरु था। इसके बाद दोनों के बीच संधि हुई या एक ट्रीटी हुई और दोनों के ही बीच संधि होकर एक नया कुल बना जिसे हम क्या कहते हैं? कुरु। जिसे हम कुरु वंश या कुरु कुल कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर हमें पता चलेगा कि 16 महाजनपद जिनका उल्लेख हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिला था, उसमें से एक कुरु भी हुआ करता था जिसका उल्लेख ऋग्वैदिक काल से ही हमें मिलता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी कुरु राजवंश के ही बात से शुरुआत हुई थी किसकी? महाभारत। जो महाभारत की कहानी है वो भी किससे संबंधित है? कुरु से ही संबंधित है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था के बारे में। सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि उस समय का जो समाज हुआ करता था, जो सोसाइटी हुआ करती थी, वो क्या हुआ करती थी। ध्यान रखेंगे, इस पीरियड में जो परिवार का प्रमुख हुआ करता था या जो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था वो पिता हुआ करता था, जिसे कुलप या गृहपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक पीरियड में जो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था, जो परिवार का प्रधान हुआ करता था, उसे कुलप या गृहपति कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, जो हमेशा कौन हुआ करता था? फादर ऑफ द फैमिली या पिता। और मैंने कल आपको बताया था पिता शब्द का ही तो इस्तेमाल ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, पिता की संपत्ति पर केवल पुत्र का अधिकार था, पुत्री का नहीं। ऋग्वैदिक पीरियड में जो भी संपत्ति हुआ करती थी कुलप या गृहपति की, तो उस पर पूरा का पूरा अधिकार उसके बेटे का, उसके पुत्र का हुआ करता था। लेकिन जो उसकी डॉटर हुआ करती थी, जो उसकी पुत्री हुआ करती थी, उसका पिता की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं बताया गया है ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा वहां पर चाइल्ड मैरिजेस या बाल विवाह नहीं हुआ करते थे। बाल विवाह या चाइल्ड मैरिजेस के बारे में कोई जिक्र ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं मिलता है। और जितनी भी फैमिलीज हुआ करती थी या जितने भी परिवार हुआ करते थे वो ज्यादातर, ध्यान रखेंगे, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी या वहां पर संयुक्त परिवार की ही प्रथा चलती थी। ऋग्वैदिक पीरियड में जॉइंट फैमिलीज या संयुक्त परिवार की ही प्रथा चला करती थी। ऋग्वैदिक काल की जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, वो 4 वर्णों में विभाजित था। और मैंने कल ही आपको बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋषि महासूक्त के ही द्वारा सबसे पहले मनुष्य के 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। और हम सब जानते हैं ये जो 4 कैटेगरीज हुआ करती थी, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाया करते थे।
और ये जो चारों की चारों कैटेगरीज थी ये पूरी तरीके से कर्म आधारित हुआ करती थी, या इनके प्रोफेशन या इनके कर्म के आधार पर ही इनको क्या किया गया था, डिसाइड और इनको डिवाइड किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जो जो लोग वेदों का ज्ञान अर्जन किया करते थे या जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप किया करते थे उन्हीं लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। जो लोग रक्षा किया करते थे और बाहरी आक्रमणों से अपने अपने कुल को बचाया करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो व्यापारी वर्ग था, जो समाज में व्यापार किया करता था, उसे वैश्य कहा जाता था। और जो कृषक वर्ग था, जो कृषि किया करते थे या इन तीनों कैटेगरीज की सेवा किया करते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था। कहने का मतलब जो समाज था वो पूरी तरीके से कर्म आधारित था और कर्म के ही आधार पर लोगों की विभिन्न क्या हुआ करती थी, कैटेगरीज हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल, अगर एक ही पुरुष के 4 पुत्र हैं और चारों पुत्र अलग अलग व्यवसाय करते हैं तो ध्यान रखेंगे अलग अलग व्यवसाय के आधार पर वो अलग अलग कैटेगरी के हो सकते थे। इसके अलावा ऋग वैदिक काल में पर्दा प्रथा का भी उल्लेख कहीं नहीं मिला है। कहने का मतलब समाज में, सोसाइटी में जो पर्दा प्रथा हुआ करती थी वो कहीं पर भी प्रचलित नहीं थी, उसके बारे में हमें कहीं पर भी जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा जो फीमेल्स हुआ करती थी, जो महिलाएं हुआ करती थी, वो राजनीति में शामिल हुआ करती थी। लेकिन जब मैं पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में बात करूंगा, उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करूंगा, तो हमें पता चलेगा कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को राजनीति में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं दी गई थी। इसके अलावा ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का भी प्रचलन मिलता है, या स्लेवरी वॉज कॉमन इन दैट पीरियड। उस समय दास प्रथा या स्लेवरी का प्रचलन हुआ करता था। ये वहां का सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था हुआ करती थी। पर्दा प्रथा क्या है? अरे भैया ये तो पता होना चाहिए। महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था ना, जो महिलाएं हुआ करती थी वो पर्दे में रहा करती थी, वही तो पर्दा प्रथा है। नीचे वाला दिख नहीं पा रहा, यहां पर लिखा है दास प्रथा का प्रचलन या स्लेवरी वॉज कॉमन इन दैट पीरियड, ये बात लिखी गई है। चलिए अब फटाफट से लिखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम या ऋग वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था। हम सब जानते हैं, अगर हम ऋग वैदिक पीरियड के बारे में बात करें तो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था दैट वाज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऋग वैदिक काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। और अगर पशुओं में सबसे बहुमूल्य पशु के बारे में बात की जाए तो हम सब जानते हैं वो काऊ या गाय को माना जाता था। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि ऋग्वेद में ही उल्लेख है, हे भगवान संयुक्त परिवार क्या होता है? अरे भाई जॉइंट फैमिलीज के बारे में तो सुना होगा, जॉइंट फैमिलीज को ही तो संयुक्त परिवार कहेंगे। ये देखो पॉलिटी स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे आप, बस तुम्हारा उद्देश्य क्या है कि एक बार मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ लूं, उसी से तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है किसी को भी। मैंने कल भी कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि हफ्ते में 3 दिन हिस्ट्री होगी, 3 दिन पॉलिटी होगी। आज वेंसडे है तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे हमने हिस्ट्री करी है और कल परसों तरसों हम पॉलिटी पढ़ेंगे। कल से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। पशुओं में सबसे बहुमूल्य पशु गाय हुआ करती थी और ध्यान रखेंगे सबसे बहुमूल्य चीज या कीमती चीज खरीदने के बदले में दिया ही क्या जाता था? गाय ही दी जाती थी। इसके अलावा अगर हम सबसे या अति उपयोगी पशु के बारे में बात करें तो वो अश्व या घोड़ा हुआ करता था। और इसके अलावा भी अन्य पशुओं का जिक्र ऋग वैदिक पीरियड में हुआ था या हुआ है जिनका उल्लेख हमें मिलता है, जैसे हाथी, ऊंट, बैल। जैसे हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ता। इन कुछ महत्वपूर्ण पशुओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है कहां से? ऋग वैदिक पीरियड से। अगर प्रमुख फसलों के बारे में बात करें तो वो जौ और गेहूं हुआ करती थी। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में जौ और गेहूं के स्थान पर धान और गेहूं हो जाएगा, वहां पर जौ से ज्यादा धान का प्रचलन हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में गेहूं के लिए या वीट के लिए यव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गेहूं के लिए यव शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। सर वेद क्या है? बहुत ही बढ़िया। अरे मेरे भाई कल कहां थे आप? अभी आदमी यही पूछ रहा है कि वेद क्या है। चलिए इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, वेद वो लिटरेरी सोर्सेज हैं या वेद वो साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें वैदिक पीरियड या वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है।
सर इनके पास बुफेलो नहीं थी मेरे भाई, अगर होती तो डेफिनेटली उसका जिक्र होता, ठीक है, और हो सकता है कि हो भी, लेकिन उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हो कि जिसका जिक्र किसमें किया गया हो, ऋग्वेद में किया गया हो, ये भी हो सकता है। चलिए फटाफट से हेडिंग डालिए, पोस्ट वैदिक पीरियड। अब हम पोस्ट वैदिक पीरियड के कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल ज्यादातर एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ऋग वैदिक काल के ही सारी की सारी चीजें हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कल और अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल वो पीरियड है जिसमें हमारे अन्य 3 वेदों की रचना हुई है। कहने का मतलब इसकी जो जानकारी है वो हमें सामवेद से मिल रही होगी, यजुर्वेद से मिल रही होगी या अथर्ववेद से मिल रही होगी। सिंपल सी बात है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और क्योंकि ये पोस्ट वैदिक पीरियड है तो ध्यान रखेंगे इसमें हम बात कर रहे हैं लगभग 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक के पीरियड के बारे में। और अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें या ज्योग्राफिकल स्ट्रेच के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे ऋग वैदिक काल से ज्यादा विस्तार वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता का पोस्ट वैदिक पीरियड में हुआ था, क्योंकि पोस्ट वैदिक पीरियड में ये गंगा और यमुना के दोआब तक पहुंच चुका था। और हम सब जानते हैं दो नदियों के बीच का जो मैदानी भाग होता है, जो प्लेन एरिया होता है, दैट इज नोन एज दोआब। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में ये जो सभ्यता थी ये गंगा यमुना के दोआब तक पहुंची थी। और ध्यान रखेंगे जो आर्यंस हुआ करते थे या जो आर्य हुआ करते थे वो कुछ अन्य राज्यों या कुछ अन्य स्टेट्स के भी बारे में जानकारी रखते थे, क्योंकि हमारे जो उत्तर वैदिक काल के वेद हैं या जो पोस्ट वैदिक पीरियड के वेद हैं उनसे हमें कुछ और राज्यों के बारे में भी जानकारी मिली है। जो कौन कौन से हैं? कौशल, विदेह और अंग। कहने का मतलब आर्यवर्त के साथ साथ पोस्ट वैदिक पीरियड में हमें कौशल, विदेह और अंग के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कि पुरु और भरत मिलकर ही क्या कहलाए, कुरु कहलाए। और एक और साम्राज्य जिसके बारे में हमें जानकारी पोस्ट वैदिक पीरियड से मिलती है वो तुर्वश। जैसे पुरु और भरत मिलकर कुरु कहलाए थे वैसे ही ध्यान रखेंगे तुर्वश और क्रिवी मिलकर कहलाए पांचाल। और अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे पांचाल वॉज मोस्ट पावरफुल रीजन ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल का जो सबसे शक्तिशाली रीजन या क्षेत्र माना गया है वो किसे माना गया है? पांचाल को। इसके अलावा ध्यान रखेंगे उत्तर वैदिक काल की जो राजनैतिक व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से राजतंत्र हुआ करती थी, राजतांत्रिक हुआ करती थी, लेकिन कहीं कहीं पर गणतंत्र व्यवस्था का भी उल्लेख हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पर गणतांत्रिक या गणतंत्र व्यवस्था का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे राजा का जो कैबिनेट हुआ करता था या जो राजा का मंत्री परिषद हुआ करता था, उस मंत्री परिषद के जो उच्च अधिकारी थे जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे थे, तो ध्यान रखेंगे उन उच्च अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, जिसमें से कुछ प्रमुख लोग भी थे। जैसे लिख लीजिएगा, सेनापति के लिए सेनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में सेनापति को सेनानी कहा जाता था। सेनापति या आर्मी चीफ को कहा जाता था सेनानी। इसके अलावा जो रथ सेना का नायक हुआ करता था, सेनापति को सेनानी कहा जाता था, जो रथ सेना का नायक हुआ करता था उसे सूत कहा जाता था। और एक ध्यान रखेंगे जो अर्थव्यवस्था मंत्री या जो इकोनॉमी मिनिस्टर हुआ करता था उसे भागधुग कहा जाता था। भागधुग। ऋग वैदिक पीरियड में मैंने आपको भी बताया था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर हुआ करती थी, लेकिन ध्यान रखेंगे इस काल में
इस काल में वर्ण व्यवस्था अनुवांशिक हो चुकी थी, या फिर आप कह सकते हैं द कैटेगरी सिस्टम इन दिस पीरियड बिकेम हेरिडिटिकल। और हेरिडिटिकल का मतलब है या अनुवांशिक का मतलब है कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी हो। हमने जो वर्ण व्यवस्था थी वो बनाई तो कर्म के आधार पर थी, लेकिन धीरे धीरे वो अनुवांशिक हो गई और पोस्ट वैदिक पीरियड में वो पूरी तरीके से अनुवांशिक रही या हेरिडिटिकल रही। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी हो। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो उसका पुत्र क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र। और ऐसा भी उत्तर वैदिक काल में हमें जानकारी मिली है वेदों से कि पोस्ट वैदिक पीरियड में या इस काल में कर या टैक्स केवल वैश्य वर्ण के लोग दिया करते थे। अगर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे यहां पर यजनाज या यज्ञों का प्रचलन अधिक था। और हम सब जानते हैं यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान या वेदों का ज्ञान अर्जन करने का जो काम था वो केवल और केवल कौन किया करते थे? ब्राह्मण से किया करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट वैदिक पीरियड था इसमें जो सबसे ज्यादा वर्चस्वता रही या सबसे ज्यादा जो हैगिमोनी रही वो किसकी रही? ब्राह्मण की या ब्राह्मण वर्ग की, क्योंकि सारे के सारे धार्मिक अनुष्ठान जो हुआ करते थे वो ब्राह्मणों के द्वारा ही किए जाते थे। और अगर हम इंपॉर्टेंट यजनास या महत्वपूर्ण यज्ञों के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में एक हुआ करता था राजसूय यज्ञ, एक हुआ करता था अश्वमेघ यज्ञ। कट गया, फिर से नजर नहीं आ रहा है, आगे लिख देता हूं। इस काल में होने वाले जो महत्वपूर्ण यज्ञ हुआ करते थे उसमें से एक हुआ करता था राजसूय यज्ञ, एक हुआ करता था अश्वमेघ यज्ञ। राजसूय यजना, अश्वमेधा यजना। एक कहलाया करता था वाजपेय यज्ञ, एक कहलाता था वाजपेय यज्ञ, और एक कहलाता था अग्निस्टोम यज्ञ। और इन चारों के चारों यज्ञों में क्या हुआ करता था फटाफट से समझेंगे। जो राजसूय यज्ञ हुआ करता था ये राजा अपने राज्याभिषेक के लिए या अपने कोरोनेशन के लिए करवाया करता था। राजा अपने राज्याभिषेक या कोरोनेशन के लिए ही राजसूय यज्ञ का इस्तेमाल किया करते थे। अगर हम बात करें अश्वमेघ यज्ञ की तो ध्यान रखेंगे 18 दिन के लिए 18 डेज के लिए राजा अपना सबसे फेवरेट घोड़ा एक दिशा में छोड़ दिया करता था और साथ में उसके जाया करती थी एक सेना की टुकड़ी या एक बटालियन। 18 दिन तक वो घोड़ा जहां तक भी भागकर जाया करता था बस वहीं तक का जो एरिया था वो उसी राजा का हो जाया करता था जिसका वो घोड़ा था। लेकिन अगर कोई भी राजा अपना क्षेत्र नहीं देना चाहता तो उस कंडीशन में उसे उस घोड़े को पकड़कर आकर उस राजा से लड़ाई करनी होती थी। और अगर 18 दिन तक किसी ने भी घोड़े को नहीं पकड़ा तो घोड़े की बलि दे दी जाती थी। इसके बाद अगर हम वाजपेय यज्ञ के बारे में बात करें तो इसमें रथों की दौड़ हुआ करती थी। और अग्निस्टोम यज्ञ में जो राज परिवार हुआ करते थे या जो राजा हुआ करते थे वो सोम रस का पान किया करते थे। और ध्यान रखेंगे इसमें अग्निदेव को पशुओं की बलि दी जाती थी। जहां एक तरफ ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि हुआ करते थे, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति को माना गया है। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को ही सृष्टि का रचनाकार बताया गया है। ये वो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो उत्तर वैदिक काल की या फिर पोस्ट वैदिक पीरियड की हुआ करती थी। लव कुश ने श्री राम जी का हॉर्स पकड़ लिया था, भाई बिल्कुल पकड़ लिया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था जब श्री रामचंद्र ने। तो ये होता है दोस्तों वैदिक पीरियड या वैदिक काल। यहां पर वैदिक पीरियड या वैदिक काल को समाप्त करेंगे और ध्यान रखेंगे 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का आविष्कार हुआ। और जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहे के जो ज्यादातर रिजर्व थे वो हमें उस स्थान से मिले जहां पर आज बिहार और झारखंड है। जो आज बिहार और झारखंड है उसे उस समय मगध कहा जाता था, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जो लोहे का प्रचलन था वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, बहुत ज्यादा अधिक हो गया। और ध्यान रखेंगे जब लोहे का आविष्कार हुआ तो कृषि करने के लिए जो उपकरण थे, जो इक्विपमेंट्स थे वो लोहे के बनने लगे। और जब लोहे के उपकरणों से कृषि की जाने लगी तो स्वाभाविक सी बात थी खेतों को ज्यादा गहराई से जोता जाने लगा। और जब खेत ज्यादा गहराई से जोते जाने लगे तो उससे खेतों की, उससे भूमि की जो फर्टिलिटी थी, जो उर्वरता थी वो बढ़ गई। और उर्वरता बढ़ने की वजह से ही हम सब जानते हैं वहां पर पैदावार बढ़ी और पैदावार बढ़ने से वहां पर लोगों की इनकम भी बढ़ी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो गांव से शहर की तरफ भागता है और यहीं से हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में अर्बनाइजेशन शुरू हुआ या नगरीकरण शुरू हुआ। और इसके बाद जितने भी अवशेष और लिखित साक्ष्य या रिटन सोर्सेस हमें मिले हैं तो ध्यान रखेंगे उन सारे के सारे सोर्सेस को पढ़ लिया गया है। इसीलिए हम उस पीरियड को क्या कहते हैं? हिस्टोरिक पीरियड। फटाफट से हेडिंग डालिए, हम शुरू करने वाले हैं ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम बात करेंगे 6th सेंचुरी बीसी के बारे में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6th सेंचुरी बीसी या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और हेडिंग डालीजिए 16 महाजनपदास ऑफ 600 बीसी। 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद जिनका उल्लेख या जिनके बारे में हमें जानकारी दो सोर्सेस से मिली है। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट या बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय,
इन 16 महाजनपदों के बारे में भाई हम सब जानते हैं जनपद का मतलब क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन जब कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं तो एक महाजनपद बनाते हैं। उन्हीं महाजनपदों के बारे में हम बात करेंगे जिनके 16 होने का उल्लेख हमें मिलता है एक बौद्ध ग्रंथ से जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ या जैन टेक्स्ट से जिसका नाम है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, और ध्यान रखेंगे अंगुत्तर निकाय में हमें ऐसा लिखा हुआ मिला है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे, और भगवती सूत्र में ऐसा लिखा है कि हमारे देश में महावीर स्वामी के जन्म से पहले क्या हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। और वो महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियां क्या क्या थी, ये आपको याद रखना होगा। फटाफट से लिखने शुरू करते हैं। लिख लीजिए सबसे पहले अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा या चंपानगरी। अगला लिखिए मगध, जिसकी पहली राजधानी थी राजगृही, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र और तीसरी राजधानी वैशाली। तीसरा काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। नेक्स्ट गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट कोसल। अगला महाजनपद जिसका उल्लेख हमें मिलता है वो है कोसल, और ध्यान रखेंगे कोसल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती और अयोध्या। नेक्स्ट सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट कंबोज की राजधानी थी हाटक और राजापुर। नेक्स्ट महाजनपद मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर और पावापुरी। नेक्स्ट वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। नेक्स्ट चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। अगला महाजनपद मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अगला पांचाल, अगला महाजनपद पांचाल जिसकी राजधानी थी अहिछत्र और कामपिल्य। अगला लिखिए वज्जी की राजधानी थी विदेह और मिथिला। इसके बाद अगला महाजनपद अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण में माहिष्मती। और 16वां महाजनपद, ध्यान रखेंगे एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में एग्जिस्ट किया करता था वो था असमक, जिसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। ये वो 16 महाजनपद थे जो एग्जिस्ट किया करते थे 600 BC में हमारे देश में। ये सारे के सारे महाजनपद आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब 600 ईसा पूर्व के बाद की हम जो भी कहानी पढ़ेंगे उन सारी की सारी कहानियों में इन सारी की सारी जगहों का इस्तेमाल होगा। ये सारे के सारे महाजनपद नोट कर लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। जब अगली बार इतिहास की क्लास होगी, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम बात करेंगे रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 BC 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के बारे में, जिसमें हमें दो धर्मों के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये लो महाजनपद का कॉन्सेप्ट क्या है। अबे नालायक, मैंने कहा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें भारत में 16 महाजनपदों के होने के बारे में उल्लेख मिला है। वो महाजनपद ये हैं जिनकी अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी। अब इन जगहों से आने वाले इतिहास का क्या ताल्लुक है वो आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई, कुशीनगर में, ये रहा कुशीनगर जो मल्ल की राजधानी थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई, पावापुरी में, ये रहा पावापुरी। सवाल आया कि बताइए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु एक स्थान पर हुई, वो कौन सी जगह थी? आंसर हो गया मल्ल। ये आपसे राजधानी पूछ ली जाएगी। तो ये सारे के सारे आप याद करके आएंगे। जब अगली हिस्ट्री की क्लास होगी तो हम उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बात करेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। कल जब मुलाकात होगी तो कल से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी पढ़ना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।